सासाराम लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। यही कारण है कि उसने अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस को लपेटे में लेने के लिए बाहरी होने की बातें भी उछाली जा रही हैं, जिससे लोगों को भटकाया जा सके। सासाराम का प्रतिनिधित्व सैद्धांतिक लोगों को करने की जरूरत है। कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। सासाराम की जनता लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार और बीजेपी के सांसद छेदी पासवान दोनों को देखा है। मीरा कुमार सासाराम से चुनाव लड़ने से इनकार कर अपने बेटे अंशुल अभिजीत की भविष्य तलाश रही हैं। कभी अंशुल अभिजीत की चर्चा पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने की हो रही है, तो कभी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, जहां से फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी सांसद रहे हैं। वहीं बीजेपी के सांसद छेदी पासवान सासाराम की सीट कांग्रेस में आकर लपक लेना चाहते हैं, मगर कांग्रेस ने अब तक इन्हें कोई हरी झंडी नहीं दिखाई है। खैर, यह सब बातें बहुत सामान्य है, जो अब तक राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही है। अब हम आपको विशेष बातें बताते हैं, जिसके उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस बहुत तेज गति से विचार विमर्श कर रही है। वह है प्रोफेसर रतन लाल। प्रोफेसर रतन लाल कौन है? दलित, पिछड़ों और अकलियतों की लड़ाई लड़ने के कारण इन्हें जेल तक जानी पड़ी है। प्रोफेसर की नौकरी से हाथ तक धोना पड़ा, मगर वे व्यवस्था से डरे नहीं। हम आगे बताएंगे। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने बिहार साथी न्यूज को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल की घंटी नहीं दबाया है, तो दबा दें। हम लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार पड़ताल कर रहे हैं। आज तक आप लोगों ने साहबों के यहाँ बहुत बैंड बजाया है, बजाया कि नहीं बजाया? बजाया साहब लोग के यहाँ बैंड बजाया। अब समय आ गया है कि अब साहब लोग का बैंड बजाइए। अब बहुत ने कचड़े साफ किए, नालियां साफ की, खेत में मजदूरी की, सम्मान मिला, मुआवजा मिला, पैसे मिले, वेतन मिले, नहीं मिले। चक्का जाम कीजिए, बंद कीजिए, सीधा सीधा। इस देश में थोड़ा वो जो पढ़ता हूं और बिहार में घूमता हूं, जहां भी मौका मिलता है, और देश के कई भागों में घूमता रहता हूं। इस देश में सीधी और सीधी लड़ाई है, वो अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई है। आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? हाथ उठाइए, सहमत है तो। ये सीधी सीधी मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। अब इसमें आपको तय करना है कि आप किस खेमे में हैं। बहुत सारे पिछड़े, दलित और भी लोग मनुवाद के पोषक हैं, मैं जानता हूं बहुत लोगों को। और अम्बेडकरवाद एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, एक वैज्ञानिक सोच है। इसलिए जितने भी तमाम इस तरह के प्रयास हो रहे हैं भारत में, जितने हमले हो रहे हैं छात्रों पे, शिक्षकों पे, और जो मध्यम वर्ग खड़ा हो रहा है, वो हमले किस वजह से हो रहे हैं? गुजरात में जो मारा गया हमारे भाइयों को, वो क्या है? वो आरक्षण के लिए मारा गया था या जमीन के लिए मारा गया था? नहीं ना, वो मारा गया था एक सोच की वजह से। सोच की वजह से। जहां जहां हमारे मिडिल क्लास के लोग आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, सरकारी दफ्तर में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, कार में चल रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छा जीन्स पैंट पहन के जा रहे हैं, चश्मा लगा के जा रहे हैं, तो ये जो मनुवाद के जो पोषक हैं, उनके पेट में बहुत मरोड़ उठ रहा है, मरोड़। भारत भर में आप चलिए, मेरे कई साथी IAS ऑफिसर हैं, मेरे कई साथी मंत्री हैं, मेरे कई साथी नेता हैं, उनसे अगर अकेले में आप बात कीजिए तो भारत में कोई ऐसा SC ST नहीं है, आदिवासी नहीं है और दलित नहीं है जिसके साथ भेदभाव नहीं होता होगा, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर ही क्यों ना हो। अभी वे सालों से व्यवस्था पर चोट करते रहे हैं, जिसके कारण इन्हें जेल भी जानी पड़ी। वे वर्षों से
दलित, पिछड़ों और अक़लियतों तथा संविधान की बात करते रहे हैं, जिनके नाम पर बहुजन एकत्र हो जाते हैं। मनुवादियों के पसीने छूटने लगते हैं। प्रोफेसर रतनलाल के अंदर किस प्रकार की जज्बा है, देखें। को सभी संभव उपायों से व्यापक रूप में सस्ता बनाया जाना चाहिए। अब बाबा साहब का आप नाम लेते हैं, आपने कहा था कि बाबा साहब की वजह से मैं यहां हूं, और आपकी शिक्षा नीति जो है बाबा साहब के सिद्धांतों के ठीक उलट है। इससे मेरी भावना भी आहत हुई है। आपकी हुई कि नहीं? अरे आवाज नहीं आई। आपकी हुई कि नहीं हुई? तो ये बात, अगर शिक्षा को आप बर्बाद कर दीजिए तो आने वाली पीढ़ी के जड़ खोद दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति जो है ये सिर्फ छात्रों को प्रभावित नहीं कर रही। पटना विश्वविद्यालय के छात्र और तमाम छात्रों ने यह बात की कि कैसे स्ट्रेस में है छात्र, फीस इतना बढ़ रहा है, सिर्फ छात्र पे इसका असर नहीं पड़ रहा है, इसका असर शिक्षकों पे भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो एनसीआर के आसपास, एनसीआर में और कहीं भी भारत में, एनसीआर इसलिए कह रहा हूं कि भारत के संसद से 25 किलोमीटर के एरिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां जाकर एक बार चेक कीजिए कि प्रोफेसर को तनख्वाह कितना मिल रहा है। चेक कीजिए। जिस देश में साहब बाहर जाते कहते हैं कि हमें बुद्ध के देश से आया हूं, जिस देश में प्रोफेसर को 10,000 और 15,000 पर काम करना पड़े, आप विश्व गुरु बनेंगे? ये सवाल मैं इस मंच से उठाता हूं। वही नहीं, इसका प्रमाण मैं एक देता हूं। एक चिट्ठी मेरे पास आई है, चिट्ठी लिखने वाले का नाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन चिट्ठी का जो कंटेंट है वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। और वो एक शिक्षक पीएचडी, वो गलती से मेरे पास आ गया, वैसे जाना चाहिए था मोदी साहब के पास और भारत के एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए था। उस लेटर का कंटेंट आप सुन लीजिए, अब आपको समझ में आएगा कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं कि क्या बनने जा रहे हैं। ये डॉक्टर पासवान है, नाम नहीं बोल रहा, और ये चिट्ठी मेरे पास आया है कि सर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह नामांकन करा सकूं। मैं पिछले 4-5 माह से एसएमडी कॉलेज जलालपुर में शिक्षण कार्य में था। मुझे हर 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को वेतन देने को कहा गया था। सच्चाई यह है कि मुझे इस 4-5 महीने के अंदर वेतन के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया है। अगला लाइन सुनिएगा, कुछ भी नहीं दिया गया और कहा गया कि आप काम करते रहिए, पैसा जब कॉलेज में आएगा तो दिया जाएगा। प्रोफेसर रतनलाल मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। रतनलाल भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार, पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान एवं हिंदी साहित्यकार हैं। प्रोफेसर रतनलाल दलित समाज से आते हैं।